टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, और साथ ही चीन के वज़ीर आज़म भी उनकी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो जाए तो पेशगी मादरत ली चियांग भी तशरीफ़ ला रहे हैं 4 रोज़ा दौरे पे, जो एक बाइलेटरल दौरा भी है और उसमें SCO में भी वो और उनकी टीम शिरकत करेगी। इसके साथ साथ यानी ये दोनों इवेंट्स जो हैं, इसके साथ साथ PTI का भी एहतजाज शुरू है जिसमें बड़ी कड़ी शराइत रखने की कोशिश की गई है। हालांकि PTI में भी एक तकसीम है, कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसा मौका नहीं है जब एहतजाज किया जाए, लेकिन किसी न किसी बहाने से कुछ एहतजाज करने वाले लोग गालिब आ रहे हैं और एहतजाज शुरू भी कर दिया गया है। और उसमें कहा गया कि अगर बानी PTI से जेल में मुलाकात ना कराई गई तो एहतजाज होगा, जबकि एहतजाज के नतीजे में दुनिया में शायद कोई, या पाकिस्तान में तो कोई ऐसा ऑटोमेटिक मेकनिज़म या कोई ये रियाजी का पर्चा तो नहीं है कि आप एहतजाज करें तो आपका डिमांड उसी वक्त पूरा हो जाए। हाँ, चूँकि हमारे यहाँ एहतजाज में फसाद का एलिमेंट शामिल होता है तो इसलिए फसाद का इंटेंशन भी यानी इरादा भी शामिल होता है और उसका पस मंज़र भी है, तो एहतजाज का शायद इसलिए धमकी कारगर कभी कभी हो जाती है क्योंकि ये समझा जाता है कि फसाद से रियासत घबराती है। लेकिन इस मरतबा रियासत का एक मुसम्मम इरादा है कि इतना बड़ा एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो इवेंट है उसको किसी तौर भी ना गहनाया जा सके ना सबोताज किया जा सके। आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद जो मेहमान इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं वो हैं जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, सीनियर तजियाकार हैं। और ब्रिगेडियर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये पहले तो ये जो SCO जब मार्ज वजूद में आई 2001 में, तो इब्तदाई तौर पर तो ये एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का इसका ज़्यादा फोकस था। अब उसमें सुना कि अब इस वक्त की जो थीम है, जो अब इस्लामाबाद में अब हमने होस्ट किया इसको, तो उसकी थीम प्रॉस्पेरिटी भी है। तो जाहिर है प्रॉस्पेरिटी हो तो एक जो मेजर की प्लेयर है इसमें चाइना, उसका तो तस्वर ही है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी सारी जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो अपनी खुशहाली एक दूसरे से शेयर करे। तो हाउ डू यू टेक इट जनाब? और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इसका इनकाद जो है, इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि आपकी राय जनाब लें हम। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद साहब, बात यह है कि इस इलाके के अंदर जहां हम रहते हैं, बरे सगीर पाक व हिंद भी इसको कहा जाता है जी जी, और साउथ एशिया भी कहते हैं। भुट्टो साहब ने इसको साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा था। ठीक है जी। ये वाक़या है चीन और रूस की सरहदें जहां मिलती हैं उसके जनूब में पाकिस्तान का महल वकू है। जी जी। पर इस वक्त दुनिया में एक बड़ी ही नुमाया हकीकत सामने आ चुकी है, और वो ये है कि चीन जिसकी तरक्की को नामुमकिन कहा जाता था क्योंकि वहां कम्युनिज्म का निज़ाम है, तो बड़े बड़े मईशत के जो रहनुमा थे या माहिरीन थे वो ये कहते थे कि जी कैपिटलिज्म के अलावा तरक्की मुमकिन नहीं है, या फिर बादशाहत में हो सकती है लेकिन वो माकूस तरक्की होगी। जी जी। तो चीन ने साबित कर दिया कि उनके अपनी तर्ज के जमहूरी निज़ाम में कम्युनिज्म के बावजूद अगर अपने निज़ाम की कमजोरियां दूर कर ली जाएं तो तरक्की हो सकती है, और ऐसी तरक्की हो सकती है कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा जा सकता है। ये एक सबक है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जिनको पसमानदा कहा जाता है, जिनको बहुत हम ज्यादा आगे निकल जाएं तो हमें तरक्की पजीर ममालिक कहना शुरू हो जाते हैं लोग, लेकिन पिछले साल तक तो हम डिफॉल्ट के करीब थे। इस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि चीन और रूस दोनों SCO के अंदर अहम कलीदी मेंबर्स हैं, और इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान, भारत और साथ ही वस्ती एशियाई रियासतें जो पाकिस्तान के इलाकों की तरह वसाइल से माला माल हैं और उनका बहुत ज्यादा तरक्की का इम्कान है अगर वो अपने हालात दुरुस्त रखें और सियासी इस्तेहकाम कायम रहे।
तो पाकिस्तान की एक सूरत हाल है, और पाकिस्तान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हो जाना बड़ी अच्छी बात थी, और अब एक पाकिस्तान की कलीदी हैसियत है, और वो हैसियत इस वजह से है जी कि भारत अमेरिका से अलायंस कर चुका है। उनकी न्यूक्लियर अलायंस भी है, उनकी पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बनती नजर आती है। उनके बयानात, उनके सियासी रुझानात ऐसे ही हैं। भारत ने इस इलाके से निकलकर 15,000 किलोमीटर दूर जाके अमेरिका के साथ हाथ मिलाया हुआ है। ये वही भारत है जो किसी जमाने में नॉन अलायंस का लंबरदार था। जी जी जी। तो इस सियासी सूरत हाल में अभी दुनिया में जो मुसाबकत का मैदान है उसकी जो जिसको हम इक्वेशन कहते हैं वो बदल चुकी है, और बदलती इक्वेशन के अंदर जो पुरानी साम्राज्यी ताकतें थीं जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम जीती और उसके बाद दुनिया पे अपना तसल्लुत भी जमाया, उससे पहले भी वो नौआबादियात के साम्राज्य के अंदर भी शामिल थे यूरोपियन ताकतें, जिन्होंने दुनिया के अंदर नौआबादियात कायम की और वहां से वसाइल को लूटा और दुनिया पे अपना तसल्लुत रखा। वो तसल्लुत अब आपको जवाल पजीर होता नजर आता है, इसलिए कि इस इलाके की एशियाई ताकतें जो हैं वो संभल चुकी हैं। रूस भी 1990 के जो सोवियत यूनियन टूटा था उसके असरात से निकल चुका है, अपने आप को स्टेबल कर चुका है, और चाइना की तरक्की इस वक्त दुनिया में तरक्की के ग्राफ में सबसे पहली पोजीशन पर है, और उनके जो मंसूबे हैं वो और भी ज्यादा तरक्की की तरफ जाते नजर आते हैं, और उसमें वो इलाके के ममालिक को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। जो उनका बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट है, जिसका एक जैली प्रोजेक्ट जो है वो सी पैक है, और उसके बाद गवादर की पोर्ट है पाकिस्तान की, इसके साथ रेलवे लाइंस और रोड्स का जाल बिछाया जा रहा है, और सड़कों का जाल बिछ चुका है। रेलवे का जाल हमारे पास पहले था, उसमें इजाफा किया जा रहा है। पंजगुर को, तुर्बत को पसनी तक रेलवे लाइन के साथ जोड़ने का एक मंसूबा है, और उस पर बड़ी तेजी से अमल भी हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की के मौके हैं पाकिस्तान के लिए, और उन मौके से फायदा उठाने के लिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। इसको पूरी तरह कामयाब होना चाहिए, इसमें ऐसे मुआहदे होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे जिससे इलाकाई सूरत हाल के अंदर रहकर अपने एक दूसरे के साथ ताउन करके ऐसी तरक्की की जाए जो यूरोप को पीछे छोड़ दे, और जो पुरानी साम्राज्यी ताकतें हैं और जिन्होंने जंगें लड़ी और दुनिया पे अपना तसल्लुत रखा, उनको अब अपनी खैर नजर नहीं आती, क्योंकि जो इस इलाके पे उनके कब्जे थे वो अब छूटते नजर आते हैं। साउथ चाइना जो समंदर है उसके ऊपर चीन अपना असर बढ़ाता हुआ नजर आता है, और ये एक बड़ी मंतकी दलील है कि जी आप निकलिए, ये आपका इलाका नहीं है, आप अपने क्यों बहरी अफवाज जो है वो साउथ चाइना सी में रखते हैं और इस इलाके पे अपना तसल्लुत जमाए हुए हैं। अपने मुल्क में रहिए, वहां तरक्की कीजिए, आपकी तरक्की से किसी को पुरखाश नहीं है, और उस तरक्की के लिए सारे अच्छी तमन्नाएं रखते हैं आपके लिए। आप भी हमारे लिए अच्छी तमन्ना रखें कि जाए कि तसल्लुत कायम रखने के जोश में आपने जंगे मुसल्लत की, मुसलमान मुल्कों के ऊपर चढ़ाई की, इसराइल का जो कैंसर है वो मुसलमानों के वस्त के अंदर आपने कायम किया। पहली जंग अजीम के बाद प्लान तो उसका पहली जंग अजीम से पहले था बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत, लेकिन फिर आपने 1948 में कायम कर दिया इसराइल को, और फिर उसको अपना एक गुमाश्ता बनाकर वहां रखा जिसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंगें की, उनको मगलूब किया। और आज भी सूरत हाल ये है कि इसराइल के लिए पूरी सपोर्ट अमेरिका की मौजूद है, और इसी तरह वो अपनी सपोर्ट को सियासी, इखलाकी और सफारती तक महदूद नहीं रखते। वो तो मिलिट्री सपोर्ट है, हर सपोर्ट दी है, माशी सपोर्ट दी है, वसाइल की सपोर्ट दी है, सियासी सपोर्ट दी है, और अलग ऐलान कहा है कि हम इसराइल को किसी सूरत मगलूब नहीं होने देंगे, जो हथियार उसको चाहिए हम देंगे। यही अप्रोच है यूक्रेन के अंदर। लेकिन जब बड़े सगीर की बात आती है तो कहा जाता है कि जी आप सिर्फ सियासी, सफारती और इखलाकी तक महदूद रहें, आप अपने मुसलमान मुल्कों को हथियार देने की बात ना करें, क्योंकि ये वायलेंस का आंसर आ जाता है
इसमें फिर हम आपको वायलेंट डिक्लेयर कर देंगे। जी जी। हमें कौन वायलेंट डिक्लेयर करेगा? वो जो दुनिया का सबसे बड़ा वायलेंट प्रमोटर है, वायलेंस प्रमोटर, जिन्होंने इराक, शाम, लिबिया, यमन पर हमले किए, अफगानिस्तान पे चढ़ाई की और वहां 10 साल अपनी फौजें रखी। 40 मुल्कों की फौज वहां मौजूद रही। 40 मुल्कों की तकरीबन 30 मुल्कों की फौज ने इराक के ऊपर धावे में भी हिस्सा लिया था 2002 के अंदर। उससे पहले 1990 में भी इराक के ऊपर चढ़ाई की गई थी, 91 जनवरी के अंदर। जी जी। तो इस पस मंजर के साथ अब एशियाई ताकतें चाहती हैं कि इनके ऊपर ये जबरो जबरदस्ती का निजाम जो कायम हुआ है और जो रवैया रखा हुआ है, इसको बदलना चाहिए। और हमारी तरक्की इसी सूरत में मुमकिन है कि हमें आजादाना एक दूसरे के साथ तावन करके तरक्की करनी दी जाए। जैसे यूरोपियन यूनियन बनी, इसी तरह सेंट्रल एशियन यूनियन या एशियन यूनियन बन जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें लोगों की यहाँ बहुत गुर्बत है, उस गुर्बत को दूर करना चाहिए। दुरुस्त। और यहाँ पर जंगें मसलत होती हैं, उन जंगों को खत्म होना चाहिए। ठीक कहा आपने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये अभी आपने चाइना की जो तरक्की का बताया कि जी निज़ाम कोई भी हो, यानी बात जो समझ यही आ रही है कि निज़ाम भले कम्युनिज्म हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, फ्री एंटरप्राइज हो, ये निज़ाम हो, भला कैपिटलिज्म हो, उसमें जब तक आप उसकी खामियों को आइडेंटिफाई करके रिमूव नहीं करेंगे तो आप कोई मतलूबा मकासद, आप नतायज हासिल नहीं कर सकेंगे, टारगेट्स। तो चीन का ये मेरा ख्याल है, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि चीन ने अपने निज़ाम में आपने आइडेंटिफाई की वीकनेसेस, जो खराबियां थी। जी बिल्कुल, ये सही बात है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इससे पहले जो माशियात के माहिरीन थे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे, वो यही फरमाया करते थे कि जी कम्युनिज्म में बुनियादी कमजोरियां हैं, वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ हमें अब नज़ीर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया, मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नज़ीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा मूड और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जनाब नज़ीर हुसैन साहब, वेलकम। क्या हाल है जनाब? आप खैरियत से हैं? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, मसरूफ तो आप होते हैं, हमने कहा आपको थोड़ा टेलीफोन लाइन पे ही ले लें। SCO जो है, इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त क्या है? बुनियादी तौर पर तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म था, अब लेकिन इसका बड़ा एक्सपेंडेड स्कोप है और मौजूदा थीम भी तो इसकी प्रॉस्पेरिटी है। इसमें साइड लाइन्स पर या बराह रास्त पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हैं? और बाद में मैं सवाल आपको चाइनीज प्रीमियर की विजिट में भी करूंगा जनाब। जी SCO जी, इसके 3 कोर फंक्शंस हैं जी। इसका पॉलिटिकल साइड है, इसका इकोनॉमिक साइड है और इसका एक फंक्शन सिक्योरिटी का है। तो ये प्योर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन है इन 3 कोर एरियाज का जी। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत है इसकी, क्योंकि साउथ एशिया में कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आज तक कामयाब नहीं हुई। सार्क इस वक्त जिसे कहते हैं नींद में है, और ये जो SCO का प्लेटफॉर्म है, ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, जिसमें रशिया जैसा मेजर पावर और चाइना जैसी इमर्जिंग सुपर पावर, ईरान हमारा बहुत बड़ा नेबर है और हम लोग हैं। तो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत और बहुत टाइमली, ये जो इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है बहुत टाइमली इवेंट है। तो इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि इसमें से बहुत से अच्छे नताइज बरामद होंगे। अब बाकी जो इकोनॉमिक साइड पे अगर फोकस है तो उसमें आप देखें हमारा जो लैंड बेस्ड कॉरिडोर है वो यहाँ से सेंट्रल एशिया और फिर रशिया की तरफ, चाइना के साथ तो हमारा पहले ही कनेक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्टिविटी है सी पैक के थ्रू। तो ये एक किस्म का बहुत ही सॉलिड और रोबस्ट अरेंजमेंट बनेगा हमारे लिए, और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए भी और इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी
ये बहुत ही फ्यूचर में कामयाब होगा। बाकी दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हम सबको पता है एक सिक्योर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, तो चूंकि सिक्योरिटी इसका एक कोर फंक्शन है और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को भी फायदा होगा और सिक्योरिटी को भी फायदा होगा। आप की नॉलेज में है ये कि SCO को कहते हैं अलायंस ऑफ द ईस्ट, जैसे नेटो को आप कहते हैं अलायंस ऑफ द वेस्ट। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डेवलप हो रहा है जॉइंट क्लस्टर एक कंट्रीज का। तो इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू अलायंस ऑफ द ईस्ट। लेकिन वो नजीर साहब, वो तो मिलिट्री अलायंस है ना बेसिकली, प्राइमरीली जो नेटो है। ये जो SCO है ये कॉम्बिनेशन है नेटो और EU का, आप ये समझे। अच्छा, यहाँ पर नेटो बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया ये। जी, तो ये कॉम्बिनेशन है EU का और नेटो का। SCO में जैसे पहले मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये तीनों कोर फंक्शंस इकट्ठे हो गए हैं। पॉलिटिकल मीन्स इंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। इकोनॉमिक्स मीन्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और सिक्योरिटी मीन्स म्यूचुअल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 21st सेंचुरी के लिए बहुत ही आइडियल अरेंजमेंट है, बजाय के एक प्रोलिफरेशन हो इंस्टीट्यूशंस का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप इसको कह सकते हैं 3-in-1 ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका मतलब है कि जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप के अलावा ये एक डिफेंस प्रैक्टिसेस भी इसमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, मैस कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होगी इसमें। ये म्यूचुअल डिफेंस के जो इश्यूज होंगे ये ज्यादातर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि जो डिफेंस होता है वो वीजा भी किसी दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है, तो दूसरे उसके कॉनोटेशंस होते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी जो देखो जी, दिस इज व्हाट द चाइनीज कॉल म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, और ये जो एक रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी हो, तो आपको ये सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं इस SCO के तहत जो अभी बनने की हालत में है, बन रही है, इसका मकसद ये है। तो वो फिर लेकिन फोकस जो है वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, पीसफुल राइज है कि अमन, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ सबके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि सारे लोग उससे फायदा उठाएं और एक तरक्की याफ्ता रीजन बन सकेगी। तो ये तो मतलब मैं तो इसका मतलब इसको तो अब आसियान को भी इन द नियर फ्यूचर ये सरपास कर जाएगा, जिस तरह के इसका ब्रॉडर आप बता रहे हैं, इसका जो इंटेंट है और आगे मूवमेंट है जो इसकी। देखो जी, ये तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल बन गया ना फिर, क्योंकि रशिया आधे से ज्यादा वो यूरोप में है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, तो रशिया को एक यूरोपियन कंट्री समझा जाता है। तो आपके लिए रशिया यूरोप आ गया, फिर सेंट्रल एशिया में आ गए और हम साउथ एशिया से आ गए। तो ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, इन अ वे यूरेशिया रीजन, ये सारा इकट्ठा हो गया। तो मेरे ख्याल में ये मल्टी सिविलाइजेशनल भी आप समझे इसको। हाँ, ये अच्छा बोला आपने, मल्टी सिविलाइजेशनल। हाँ, तो दिस इज अ मल्टी सिविलाइजेशनल प्लेटफॉर्म। इसमें कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं फिर जब आप मल्टी कल्चरल हो, मल्टी रीजनल हो, मल्टी सिविलाइजेशनल हो और मल्टी पर्पस भी हो। सिर्फ ये अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में करेंगे तो डिफेंस दरमियान में आ जाएगा, डिफेंस में करेंगे तो इकोनॉमिक्स आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटी का और प्रॉस्पेरिटी का। और प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के लिए, पॉलिटिकल एंगल भी उसके अंदर है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर है। तो दिस इज इन अ वे विन-विन सिचुएशन। अच्छा, इसमें दो सवाल आप ले लें। एक तो ये काउंटर पॉइज है टुवर्ड्स द वेस्टर्न, वो जो एक नेटो का एक अग्रेसिव पोस्चरिंग थी, और सेकेंडली ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कुछ था आ जाएगा दीटान की सिचुएशन ऐसी इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से इन द नियर फ्यूचर। देखें, आप इसको इस बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें कि ये कोई नेटो के मध्य मुकाबल आपको मिलिट्री तो नहीं है ना। हाँ,
देख होता यह है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द टाइम्स टू कम रेलेवेंट नहीं रहता। अब क्योंकि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, तो ये मल्टीपोलरिटी की मैनिफेस्टेशन है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई अरेंजमेंट सामने आ रही है, नया इन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा है, नया इन्फ्लुएंस कह लें, इन वे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस भी बिल्ड हो रहा है। ये इस चीज को ये जवाब देगा कि मल्टीपोलरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो न्यू अलाइनमेंट्स बनेगी, ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन होगी। आपका जो दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इसके ऊपर कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन में का शिकार है। नजीर साहब, मादरत के साथ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। मैं दोबारा आपकी तरफ हाजिर होता हूं जी। हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर जनाब नज़ीर हुसैन और स्काइप पर जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब। हम अभी बात कर रहे थे नज़ीर हुसैन साहब से, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर तूर साहब की तरफ आऊँगा जी। नज़ीर साहब, आप बता रहे थे कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क में, कि कल को ये इट कैन लीड टू अ थॉ बिटवीन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, वो थोड़ा सा हमें ज़रा एलेबरेट कर दें जनाब। जी, चूंकि तीन इसके जो कोर मिशन समझे या फंक्शन समझे, ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल भी है, तो इसके अंदर प्रोविजन भी है और ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कि हिंदुस्तान जो इस वक्त, मैं ये अर्ज करूंगा कि वो स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार है, स्ट्रेटेजिक डाउट का शिकार है। तो हिंदुस्तान अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उसने अलायंस ऑफ द वेस्ट के साथ होना है या अलायंस ऑफ द ईस्ट के साथ होना है। वेस्ट के साथ हो गया हुआ है ना वो अभी दरमियान में लटका हुआ है। चूंकि चाइना और रशिया के साथ इंडिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और चाइना चूंकि नेबर है और बहुत लार्ज वॉल्यूम उनका ट्रेड का है, तो लिहाजा ये एंगल भी उनके लिए है। लेकिन साथ साथ इंडिया जो है वो आपको पता है कि जो अरेंजमेंट अमेरिकन कर रहे हैं क्वाड्स के नाम पे, उसका भी मेंबर है वो, कि जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जापान को भी शामिल कर रहे हैं वो लोग, और अमेरिका शामिल है। तो उसमें भी उन्होंने एक अपनी प्रेजेंस रखी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल वो एक स्ट्रेटेजिक डाउट और स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार है, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरे ख्याल, और ये जो आज का इवेंट कल शुरू हो रहा है, ये जो इवेंट है SCO का इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये उनके लिए एक मैं ये कहूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे टेक ए डिसीजन एंड फुली कम ऑन बोर्ड ऑन SCO, और अपने जो छोटी छोटी उसकी इगोइस्टिक सोच है उसको वो साइड पे रखें। आजकल के दौर में कोई भी एक कंट्री इंडिविजुअली कितना भी बड़ा हो वो कामयाब नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान आज तक पिछले 70 साल में ना नॉन अलाइड रह सका है, और ना ही अब वो जो उसका अमेरिका के साथ क्लोजर अलायंस बनने की कोशिश कर रहा था वो अगेंस्ट चाइना, ना वो कामयाब होगा। तो रीजन का इंटरेस्ट इसी रीजन में है, तो मेरे ख्याल में इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। अच्छा, मैं तूर साहब की तरफ आऊंगा, तो आपसे नज़ीर साहब एक सवाल और करना चाह रहा हूँ, वो जाते जाते बाद में मैं फिर इसका आंसर लूंगा, कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई इसमें मैकेनिज्म होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई अगर बाहमी हो कुछ कंट्रीज का आपस में, SCO की मेंबर कंट्रीज का, वो इन्वॉल्व होना है एज सच। अगर हम कहें कि कोई अरेंजमेंट या कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, जब आप सारे अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए और बेनिफिट के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए ये भी जरूरी होता है कि आप अपने जो फिरोई, जिसे मैं कहूँगा फ्रिवुलस किस्म के और ट्रिवियल किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आप पुश डाल दें। इंडिया एक बड़ा कंट्री है और उसको बड़ा होने का ये सबूत देना चाहिए कि वो ये ना समझे कि ये साउथ एशिया के जो छोटे कंट्री हैं, ये उसकी कोई जैसे कहते हैं कि उनकी सोवरेनिटी में है। लिहाजा
उनको इक्वल टर्म पे आके, इक्वल लेवल पे आके इनको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आपने कहा शुरू में, आसियान की सिचुएशन है, उसमें कोई भी कंट्री किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझता, और यहाँ भी आके, और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर और यूएन के जो चार्टर है उसके तहत all countries are sovereign and they have the full sovereignty, they have equal rights and equal obligations। चले मैं ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब से पूछूंगा। ब्रिगेडियर साहब, ऑल कंट्रीज आर सॉवरेन एंड दे एंजॉय इक्वल राइट्स, लेकिन भारत का यहाँ रवैया तो हमारे साथ वही रहा। अपने गिरदो पेश जितने भी ममालिक हैं, चले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो एक मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग है हर लिहाज से, और लेकिन यहाँ तो उसका हेजेमनी का ही कंसेप्ट रहा ना, अपने गिरदो पेश नेबर्स को सैटेलाइट्स के तौर पे ट्रीट करता रहा अभी तक। जी, ये एक पुराना मैकियावेली के टाइम्स का एक फॉर्मूला था जो चलता था। सॉवरेनिटी क्लेम की जाती है इन प्रिंसिपल, लेकिन रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, जिसके लिए रियल पॉलिटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। रियल पॉलिटिकल बड़ा चला किसी जमाने में। सॉवरेनिटी उसकी है जिसके पास ताकत है, जिसके पास माशी ताकत है और फौजी ताकत है दोनों, और सियासी ताकत है। अब ये जरूरी नहीं है कि अलायंस को डिस्क्लोज कर दिया जाए या अलायंस करने के इरादे को वक्त से पहले डिस्क्लोज किया जाए। आप देखिए, चाइना ने अपने आप को बैकफुट पे रखा है 50 साल के बाद उन्होंने जब ये तरक्की कर ली और उनकी मईशत स्ट्रांग हो गई, उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन में अपने मसाइल पर काबू पा लिया। उन्होंने तियाननमेन स्क्वायर के अंदर जो उनके खिलाफ साजिश हुई थी, और वो भी प्रोफेसर फांग जो था वो हार्वर्ड का ही पढ़ा हुआ था, हार्वर्ड से पढ़ के आके उसने बीजिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये बताया कि तुम्हें धरने देने चाहिए, तुम्हें एहतजाज करना चाहिए, तुम्हें डिस्टेबलाइज कर देना चाहिए अपने मुल्क को, ताकि इस तरह जमहूरियत कायम होगी। क्योंकि तुम्हारे पास जो जमहूरियत है वो जमहूरियत नहीं है जो हमारे पास है, और हम तुम्हें हकीकी आजादी देके देंगे। लेकिन चीन ने इस किस्म की खुराफात को कबूल करने से इनकार किया, वो तो फिर बड़ा सख्त मिलिट्री एक्शन हुआ था ना जी, तो बहुत। और उस सख्त एक्शन के नतीजे में वो डिसिप्लिन कायम हो गया जिसने चाइना की इंडस्ट्री को दुनिया की सफ़े अव्वल से आगे ले गए वो। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान की है। हम जब तरक्की करने लगते हैं, हमारे खिलाफ डिस्टेबलाइजेशन की मुहिम जो ही शुरू हो जाती है। हमारे अंदर हमारी जमहूरियत में एक बीमारी का जरासीम दाखिल कर दिया गया है, जिसका असूल ये है कि अगर तुम नहीं जीते तो इलेक्शन बेईमानी से कराया गया। इलेक्शन फेयर वही है जिसमें मैं जीत जाऊं, और अगर मैं नहीं जीतता हूं तो मैं जमहूरियत के जरिए बनने वाली हुकूमत को चलने नहीं दूंगा, मैं धरने दूंगा, मैं जुलूस निकालूंगा और एहतजाज करने के लिए सड़कें बंद करूंगा, आग लगा दूंगा, फौज में हमला कर दूंगा। ये जो जमहूरियत का रिवाज हमने कायम कर दिया, बैलेट बॉक्स तोड़ने का, पोलिंग बूथ में हंगामे करने का, कराची में ये रिकाउंटिंग में क्या हुआ है, ये हमारी जमहूरियत के अंदर गलत रिवाज, गलत रवायतें पड़ गई हैं। इनको तल्फ करना होगा, और इन रवायतों को खत्म करके जमहूरियत में अगर आप इंतखाब हार गए हैं तो पुरवकार अंदाज में उस हार को मानना होगा, और बतौर अपोजिशन मुल्क के लिए एक तामीरी किरदार अदा करना होगा। अगर हम ये सब कुछ कर लें, वो सियासी इस्तेकाम हासिल कर लेंगे जिसके साथ मुहैयरुल अकल तरक्की की जा सकती है। चीन की मिसाल हमारे सामने है, चीन और एशियाई रियासतों का ताउन हमारे सामने है। इस ताउन का फायदा उठाकर हमें पूरी अपनी तरक्की के लिए मौके जो है मिलते हैं, उनसे फायदा उठाना चाहिए। और ये अलायंस की जो बात है, ये वक्त आने पे देखा जाएगा, और फिलहाल हमें अपनी अलायंस किसी के साथ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे वसाइल मौजूद हैं, इन वसाइल से फायदा उठाना है, अपना इत्तेहाद कायम रखना है, और ये समझना है कि हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए साजिशें की जाती हैं। हमें नस्ल, जुबान, इलाकाइयत के जो बुत हैं वो हमारे सामने ले आते हैं और लोग उनकी परस्ती शुरू कर देते हैं। इकबाल ने कहा था, जो करेगा इम्तियाज़े रंगो खून मिट जाएगा, तुर्क खरगा ही हो या अराबी वाला गोहर, चाहे आप अरब हो, चाहे आप ईरानी हो, चाहे आप हबशी हो, चाहे आप वाइट स्किन्ड के हो, लेकिन इन चीजों पे अगर आप अपनी सियासत और अपनी मईशत की बुनियाद रखेंगे तो आप
मिट जाएंगे, दुनिया आपको मिटा डालेगी, और मुसलमानों से ज्यादा कौन जानता है कि मिट जाना क्या होता है। सही बात है, हमने बहुत सफर किया है इसी जो वहादत का जो शिराजा हमारा बिखरा। ये नज़ीर साहब, ये जब हम वो, चूंकि मैं लफ्ज़ रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क में भी उसके बारे में कोई बार बार जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन वो तो सख्त हमारे यहाँ तो एक छोटा सा मई 9 हुआ, छोटा सा मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात उससे अगर कंपेयर करें तो एक छोटा वाकया, वो तो आज तक लोग कहते हैं जी हुआ ही नहीं सिरे से, ये तो सारा फ्लैगशिप ऑपरेशन था। जी क्या हुआ और अभी तक उसकी सजा नहीं दी जा सकी उसके मुजरिमों मैं वही कह रहा हूँ। चले तुम सब, मैं अब थोड़ा इनका व्यू लेके फिर आता हूँ आपकी तरफ। ये नज़ीर साहब, अगर वो उससे कंपेयर किया जाए तो ये एक वाकया, तो अगर उस लेवल की अगर ऑपरेशन यहाँ कर दिया गया तो फिर तो वो हंगामे पता नहीं किस सतह पे चले जाएंगे यहाँ पे, और किस तरह की गॉसिप शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया पे, तूफान खड़ा हो जाएगा। जनाब, May 9 और तियाननमेन स्क्वायर की कंपैरिजन इस हद तक बिल्कुल वैलिड है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे दोनों के मोर और लेस सिमिलर थे, उस लिहाज से सिमिलर थे। और वो भी एक स्टैब्लिश ऑर्डर को डिसरप्ट करना चाह रहे थे, और यहाँ भी एक स्टैब्लिश ऑर्डर को, हम गवर्नमेंट ही कहते, स्टैब्लिश ऑर्डर को ये भी अपसेट करना चाह रहे थे। तो वहां पर रिएक्शन उसी वक्त हुआ कि उसी वक्त उन्होंने उसको, जैसे कहते हैं कि अभी बर्डिंग स्टेज के ऊपर था तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा, इसके बावजूद कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और उसके जो भी कल्प्रिट्स थे उनको आपने रूल बेस्ड पनिशमेंट नहीं दी। तो ये जरूरी है सोसाइटी के लिए कायम रखने के लिए। मैं थोड़ा सा और आपको ऐड कर दूं कि देखें, जिस तरह रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है, इसी तरह रूल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो रूल बेस्ड नहीं रही, वो इस तरफ चली गई है कि मॉब जितना स्ट्रांग होगा, जितना वायलेंट होगा और जितना अनरूली होगा और शायद वो वेट कैरी करेगा। तो रूल बेस्ड स्टेट्स जो हैं वो रूल बेस्ड हैं, इसलिए स्टेट एक्सटर्नली भी सॉवरेन है और स्टेट इंटरनली भी सॉवरेन है। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है। आपका एक आधे प्रोग्राम में हमने बात भी की थी कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो मैं ये फर्दर ऐड करूंगा कि स्टेट इंटरनली भी सॉवरेन है। वो अगर कल कुछ और कहा था, आज वो उससे अपोजिट भी कर सकती है, क्योंकि स्टेट ने खुद सरवाइव भी करना है और उसकी जिम्मेदारी भी है आपकी जो पॉपुलेशन है, आपके जो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। So let's now agree, let me repeat, it is the internal sovereignty as well as sovereignty vis-a-vis other state, और ये रूल बेस्ड होना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो चाहे वो इंटरनल रिलेशनशिप हो। दे आर टू बी रूल बेस्ड एंड रूल आर टू बी फॉलोड। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर दूर साहब, अभी ये बात की गई रूल बेस्ड, अभी सॉवरेनिटी की भी बात हुई, तो स्टेट का जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ कोई कल साहब ऐसे थे जो आजकल बड़े एहतजाज कर रहे हैं, उनके लीडर थे, वो कहने लगे कि जी रियासत की तो हमें हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हुकूमत का नहीं मानते। अच्छा, इसमें भी उन्होंने बड़ी खुद, तो बाद में फिर कहने लगे जी गवर्नमेंट जो है उनको तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मैंने कहा जी तो ये तो आप दो अमली का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है रियासत कर रही है, तो साथ ही कह रहे हैं रियासत का हुक्म सर आंखों पर। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में रियासत जो है स्टेट, ये कैपिटुलेट नहीं कर गया, ये कोई सरेंडर कर गया टोटल, ये तो फिर आम आवाम के लिए क्या, फिर वो तो बहुत बुरी खबर है फिर तो, अगर ऐसा हुआ तो। जी हाँ, ये एक बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जो जमहूरी और समाजी रिवायात हैं जी, वो एक चलने वाली जमहूरियत की रिवायात नहीं है। आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं, यूरोपियन मुल्कों के अंदर जो हार जाता है वो बड़े वकार के साथ, अगरचे वो ये समझे भी कि मेरे साथ कोई जानती हुई है, तो वो खामोश हो जाता है, तो दूसरे को शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है और मुबारकबाद मुल्क के निजाम को पूरी दुनिया में बदनाम करना शुरू नहीं कर देता। इसीलिए वहाँ स्टेबिलिटी है, और जो स्टेबिलिटी है, सियासी स्टेबिलिटी प्रायोरिटी 1 होती है, उसके बाद आपकी माशी तरक्की होती है और माशी स्टेबिलिटी आपको मिलती है। जमहूरियत का या रियासत के निजाम का
रूल बेस होना और सॉवरेन होना बहुत जरूरी है। और जैसे उन्होंने कहा सॉवरेनिटी इंटरनल भी होती है। अगर आप अपने मुल्क में कानून पे अमल नहीं कर सकते तो फिर सॉवरेनिटी आपकी इंटरनल जो है वो वल्नरेबल सॉवरेनिटी है और वो सॉवरेनिटी वीक सॉवरेनिटी है। इसी तरह अगर खारजी उमूर के अंदर आप अपने आप को बचा नहीं सकते खारजी दबाव से तो वो भी सॉवरेनिटी वीक है। इसीलिए देखिए पाकिस्तान में हमारे साइंसदानों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारकमंद, अल्लाह ताला इनको इस चीज का रिवार्ड देगा, उन्होंने मुल्क के अंदर न्यूक्लियर पावर हासिल करके छोड़ी, सब कुछ अपना त्याग दिया और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत इसलिए बनाया कि हम एक्सटर्नली सॉवरेन हो सके और अल्लाह के फजल से हम एक्सटर्नली सॉवरेन हो गए। अब उस एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को जो डैमेज नहीं कर सके हमारे दुश्मन, वो हमें इंटरनल सॉवरेनिटी जो है हमारी उसको डैमेज करके हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और वो डिस्टेबलाइजेशन न्यूक्लियर पाकिस्तान की पूरे खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक होगी। आग से खेला जा रहा है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग का इनेकाद है, ये एक और हमारी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का सबूत है कि वो मजबूत है। इस मजबूती को फिर इंटरनल सॉवरेनिटी को डैमेज करके इसकी बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बुनियाद इंटरनल सॉवरेनिटी होती है। सही बात। और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से अभी अपने आप को डिफॉल्ट की पोजीशन से निकाल चुका है। आगे तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। उन मौकों से फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को जरूरत है इंटरनल स्टेबिलिटी की। इसलिए हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए और अपने ही मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए दुश्मन का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अपने मायोपिक छोटे छोटे एडवांटेजेस के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चले मैं अब नज़ीर साहब, ये जब ये बात की जा रही है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी को कंसोलिडेट करना है हर सूरत, तो इसमें हमारे जो इंटर इंस्टीट्यूशनल एक फ्रिक्शन है उसमें भी आप देखें, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। रिकोटेक जो मुआहदा हुआ या इस तरह के बड़े बड़े मुआहदे हुए, कारके का आपको याद ही होगा, जिसमें स्टेट टू स्टेट मुआहदे थे तो वो उनमें एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ ऐसे फैसले आए कि जिसके नतीजे में पूरे का पूरा आप पर मिसट्रस्ट कायम हो गया बैनुल अक़वामी बरादरी का कि सरमायाकारों का जी यहाँ सरमायाकारी नहीं हो सकती। इसी तरह मैं चाइना जब गया तो उन्होंने कहा जी आपका तो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो है वो हमने स्टेट टू स्टेट किया, तो बीच में दरमियान में एक इंस्टीट्यूशन आ गया, एक एजिटेशनल ग्रुप आ गया। तो ये जो हमारे यहाँ फ्रिक्शन है ये आड़े नहीं आती इन सारी चीज़ों में। रियासत सर्ट कर रही होती है, दरमियान में कोई और लुच तल के चला जाता है। जी, पाकिस्तान आपको इल्म है मेंबर है WTO का, जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी अरेंजमेंट्स हैं, बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, इकोनॉमिक साइड की मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आप पे ये लाजम है, ये आपका फर्ज है स्टेट का कि वो उन एग्रीमेंट्स को ऑनर करे। तो आप जो आपने जिक्र किया रेकोटेक का या और चीजों का, तो वो एक आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है और उसमें सॉवरेन गारंटी दी गई होती है। वो जो सॉवरेन गारंटी है उसका भी वो जिम्मेदारी की एक अलामत होती है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक इस एग्रीमेंट के पीछे खड़ी है और वो उस एग्रीमेंट को ऑनर करेगी। और वो एग्रीमेंट उसी सूरत में ये तब्दील होगा जब दोनों पार्टीज या जो ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मीडिएशन काउंसिल है ग्लोबल लेवल के ऊपर, वो इस किस्म के एग्रीमेंट को फिर जैसे कहते हैं सॉर्ट आउट करवाती है। तो पाकिस्तान को के लिए जरूरी है कि वो अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको अपने जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके ऊपर असरअंदाज ना होने दें। मेरे ख्याल में आपका यही सवाल था, और इसीलिए ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करते हुए ये सोचना चाहिए। अब जिस तरह IPP के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं
वो एग्रीमेंट्स के अंदर प्रोविजन जरूर होगा कोई ना कोई कि हम किस सूरत में इस एग्रीमेंट को जैसे कहते हैं रीनेगोशिएट कर सकते हैं या इससे एक पार्टी एग्जिट कर सकती है और बाहर निकल सकती है। इसके लिए बात फिर वही आती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है मुल्क के अंदर कि ये जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको बहुत सोच समझ के बनाया जाए और ताकि आइंदा के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारे पास अब लास्ट सेगमेंट चल रहा है, बस अगले चंद एक सेकंड के बाद हम इख्तिताम को पहुंचेंगे। नज़ीर साहब, मैं अब आऊँगा ब्रिगेडियर तूर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, तो इसमें कोई लास्ट मिनट आपके कोई रिमार्क्स हों कोई अगर? जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अंदर जो ये खराबियाँ पैदा हुई हैं कि अपने मुफाद के लिए स्टेट के मुफाद को हम नुकसान पहुँचा देते हैं, अपने सियासी मुफाद के लिए सियासी ब्लैकमेल करते हुए हम मुल्क के माशी तरक्की को ब्रेकें लगाने की कोशिश करते हैं और अपने जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग हो गया है मल्टीमीडिया अवेलेबिलिटी की वजह से। हर एक के पास मोबाइल फोन है, अगर एंड्रॉयड है तो वो उसके पूरी दुनिया को कांटेक्ट कर सकता है। और इस जगह के ऊपर लोगों के ऊपर जो सियासी वार हुआ उसकी मुदाफियत के लिए हम तैयार नहीं थे और अब हमने फायर वॉल्स लगाई हैं और होश देर से आई है। तो ये हमें समझना चाहिए। एक और मैं कमजोरी की निशानदेही करूंगा कि हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपने जो सरकारी अमाल हैं उनको कमजोर कर दिया, उनकी आईना ज़मीरी खत्म कर दी, ऐसे कानून बना दिए, उनको बेबस कर दिया। लिहाजा जब आप वो एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो उस आईना ज़मीरी के साथ गलत एग्रीमेंट की मुखालफत नहीं करते, सियासी मुफाद के नीचे दब जाते हैं। वो कहा ना इकबाल ने कि ये माना असल शाहीनी है तेरी नजरों में बेबाकी नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, नाउ वी आर गोइंग कंक्लूड कर रहे हैं, तो नज़ीर साहब वन लास्ट रिमार्क जनाब। जी, इसका एक ही लफ्ज है जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। जी, अगर मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा और जिसमें तीनों बड़े जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, ये तीनों का रोल है। बाकी जितने भी अदारे हैं वो इनके मातहत हैं या इनके साथ एसोसिएटेड है, इनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, आपने हमारा ख्यालात से नवाजा हमें। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन जनाब। तो इसमें इसका लुबे लुबाब यही है कि रूल बेस्ड होनी चाहिए पॉलिटिक्स भी और रूल बेस्ड डिप्लोमेसी। तो इसके साथ ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी और स्टेट तरक्की करेगा मुल्क। मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।